Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I hope you all are good and doing very well. And I welcome to all of you in my YouTube channel Brainstorming Knowledge. And in this video, we are going to read the very first chapter of the English book, fifth semester. And the very first chapter is The Question of the Head. It's a short story written by Amin Kamil, originally written in Kashmiri language and then translated by Professor Nusrat Jan into English. तो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको मेरे पास ये बुक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं। और उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में किसी तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सको और उसका आंसर दे सको। मैं सबसे पहले आपको अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज आई रिसेंटली हैड क्रॉस्ड द लेवल थ्रू व्हिच यू आर गोइंग नाउ। और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, ये एडवाइस भी है और ये आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि स्टोरी को प्लीज अच्छे से पढ़ लिया करें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, या कोई भी चैप्टर हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से उसका आंसर दे सको। आप लोग क्या करते हो, आप पढ़ते नहीं हो और एंड में जाके फिर जब 2 या 3 या 4 दिन रहते हैं एग्जाम तक, और आप सर से कांटेक्ट करते हो, गैस मांगते हो, बाकी चीजें। तो पिछले सेमेस्टर में भी मैंने ये अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि भाई इंग्लिश का कोई गैस जो है वो कामयाब नहीं रहेगा, और ना ही रहा था। ठीक है, अलबत्ता स्टोरी को समझो, सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में इतला दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। Sawal Chukaluk ranks among Kamil's most acclaimed stories. It was first published in Shiraza, the literary magazine of Jammu and Kashmir Cultural Academy, and later featured in Kathmaz Kath. सवाल चुक्कालुक कामिल साहब की मशहूर कहानियों में शुमार किया जाता है, और ये सबसे पहले जम्मू व कश्मीर कल्चरल एकेडमी के जो अदबी मैगज़ीन शीराज़ा जिसका नाम था उसमें शाया हुआ था। और उसके बाद कहमज़ काथ एक मैगज़ीन था, लोकल मैगज़ीन, उसमें शाया किया गया। Ostensibly about a dispute regarding a dead body found on the line of demarcation between two police stations, the story has also been read as a political allegory. तो अमीन कामिल साहब कहते हैं कि बज़ाहिर मैंने 2 थानों के दरमियान जो हदबंदी की लाइन पर मिलने वाली एक लाश का तनाज़ा है उसके बारे में बात मुकम्मल की है। इस कहानी को हम सियासी तकाज़े, सियासी तमसील के साथ भी पढ़ सकते हैं। इसमें सियासत को भी बयान किया गया है। द कॉर्प्स बिकम्स द कॉज ऑफ कंटेंशन बिटवीन थानेदार्स, ईच क्लेमिंग हिज जुरिस्डिक्शन ओवर इट। और ये जो लाश है ये एक मसला बन चुका है 2 थानेदार्स के दरमियान। हर कोई ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि भाई ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, ये मेरे अहाते में आ रहा है, ये केस मेरा बन रहा है। मैनी क्रिटिक्स हैव interpreted the corpse as representing Kashmir, with the story expressing the nature of this dispute much plainly than any explanation or writing has so far. और बहुत सारी क्रिटिक्स इंटरप्रेट की जा रही हैं, यानी कि बहुत सारी बातें की जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये कॉप्स जो है ये कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि ये कश्मीर को दिखा रहा है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कश्मीर के नेचर को, या जो ये डिस्प्यूट है इस नेचर को अच्छी तरह से दिखा रहा है, जो कि किसी एक्सप्लेनेशन या किसी तहरीर से हम उतने अच्छे से नहीं दिखा सकते। ऑन अनदर लेवल द स्टोरी कैन बी सीन एज अ scathing attack on bureaucracy and its extremely complicated administrative procedures, where unnecessary paperwork and stifling rules and regulations take precedence over human concerns. और दूसरी लेवल से देखा जाए तो ये स्टोरी जो है ये एक अटैक है, एक स्कैथिंग अटैक, सख्त अटैक है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जहाँ पे हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स कराए जाते हैं, अननेसेसरी पेपर वर्क, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारा, मतलब किसी ऑफिशियल के पास जाते हैं तो वो कोई ऐसा काम दिखा देता है जिस काम को करने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जबकि वो ज़रूरी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक करप्टेड या कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में आते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में आता है। ये इसी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अटैक किया गया है इस स्टोरी के द्वारा। द स्टोरी इज वोवन अराउंड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नरेटर एंड वन ऑफ द थानेदार्स। और ये स्टोरी जो है ये घूम रही है पूरे 2 कैरेक्टर्स के दरमियान, ये बातचीत हो रही है एक इंसान, एक शख्स और एक थानेदार के दरमियान। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव कामिल स्टोरी मिक्सिंग आयरनी एंड ह्यूमर वाइल मेकिंग यूज ऑफ सिंपल डिक्शन। तो बहरहाल ये एक रिप्रेजेंटेटिव कामिल स्टोरी है जो कामिल ने लिखी हुई है, रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज़ को, और इसमें आयरनी और ह्यूमर का मिक्स है, मतलब सादा लहजे में और स्टायरिकल तरीके से, तंज़ो मज़ा में
तंज भी किया गया और मज़ाह भी है। मज़ाह भी है मतलब इसमें हंसी भी है और किसी चीज़ को तंज भी किया गया है, ठीक है। द स्टोरी हैज़ ओरिजिनली रिटन इन कश्मीरी, और ओरिजिनली ये कश्मीरी ज़ुबान में लिखी गई है। द स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय नुसरत जान, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एंड फीचर्ड इन द जर्नल इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी। और ये स्टोरी ओरिजिनली कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई और उसके बाद नुसरत जान जो कि प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की है, उसके द्वारा ये ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में, और फिर ये फीचर की गई जर्नल इंग्लिश स्टडीज़ जो हिंदुस्तान की इंडिया की हैं उसमें, और फिर पब्लिश की गई डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये था अबाउट द टेक्स्ट। आपको समझ में आ चुका होगा कि किस चीज़ के बारे में कहानी होने जा रही है। अब हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, द क्वेश्चन ऑफ द हेड, वो शुरू होने वाला है। आप नज़र रखिए स्क्रीन के ऊपर, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिएगा। यू वुड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ही मटर्ड एंगरली। तो सबसे पहले क्या होता है, ये शख्स इसके पास जाता है, एक थानेदार के पास, जिस थानेदार के पास बॉडी होती है, और इसे कहता है कि आप ये चीज़ें नहीं समझोगे। थानेदार उसे कहता है कि ये चीज़ें आप नहीं समझोगे। मटर्ड एंगरली मतलब गुस्से में उसने कहा। दीज आर लीगल इश्यूज वेरी सेंसिटिव, और इसे कहता है कि ये लीगल इश्यूज हैं, इन्हें बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पहले सॉल्व करने के लिए, ये कानूनी मसले हैं। वेरी सेंसिटिव बड़े नाजुक होते हैं, ये पेचीदा होते हैं। नॉट योर यूजुअल किचन मैटर्स लाइक आस्किंग ममा फॉर डिनर, ही लिट ए सिगरेट। और ये कहते कहते इसने सिगरेट भी जला ली, और ये इसे कहता है कि आपके किचन मैटर्स नहीं है, ये उतने आसान काम नहीं है जैसे आपने मम्मा से खाना मांग लिया और उसने दे दिया, बस इतना काम ये नहीं है। और इसी में एक सिगरेट जलाता है। Leaning back, he swept out thick fumes of smoke which quite quickly rose to the ceiling. और ये पीछे की तरफ टीक लगाकर बैठ जाता है अपनी चेयर के ऊपर, और he swept out thick fumes, और ये बड़े बड़े गुब्बारे निकालता है धुएं के जब ये सिगरेट को पीता है, तो which quickly rose to the ceiling, और ये धुआं कहाँ की तरफ जा रहा है, सीलिंग की तरफ, छत की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। The smoky cloud gradually thinned out, filling the room, ridding itself of a stink. It then diffused into the air. और ये धुएं के क्लाउड्स जो थे धीरे धीरे ये थिन आउट हो रहे थे, और पूरा कमरा भर चुका था इस धुएं की वजह से, और बदबू आ रही थी कमरे से इस धुएं की, सिगरेट के धुएं की। और उसके बाद ये पूरा धुआं जो था एयर के साथ डिफ्यूज़ हो गया, हवा के साथ मिल गया। I assumed silence. Actually, I was wondering why some people puff out wreaths of smoke and pollute the air. और नरेटर कहता है कि मैंने खामोशी इख्तियार की, मैंने कुछ भी नहीं बोला, और मैं अपनी जगह पे परेशान हो रहा था, थोड़ा वॉन्डर हो रहा था कि कुछ लोग क्यों ये स्मोकिंग करके, सिगरेट पी के पूरी हवा को आलूदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। दे डिराइव सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ दिस, गिफ्टिंग अदर्स विद ब्रेथलेसनेस एंड अस्थमा, मेकिंग देयर लाइव्स wretched. नैरेटर कहता है कि उन्हें सिगरेट पीने से थोड़ी सी प्लेजर, थोड़ी सी राहत तो मिलती होगी, लेकिन दूसरों को क्या करते हैं, ब्रेथलेसनेस, और जहाँ पे वो धुआं होता है वहाँ पे लोग बैठ नहीं सकते, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, और अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, और उनकी ज़िंदगी अपनी तो वो तबाह कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में दूसरे लोगों की भी लाइफ मुश्किलात में डाल रहे होते हैं। I was immersed in these thoughts when he remarked, listen, it is not the question of the body. एंड आफ्टर दैट कहता है कि नरेटर में इन्हीं ख्यालात में था, मैं सोच रहा था, और इसी में ये मेरी तरफ इशारा करता है, मुझे कहता है कि सुनो, ये बॉडी का मसला नहीं है, ये सारे जिस्म का सवाल नहीं है, ये पूरे ढांचे का, पूरे फ्रेम का सवाल नहीं है, बल्कि ये सर का सवाल है, ये हेड का सवाल है। वट यूज़ आर हिज स्किन एंड फ्लैश टू मी। तो ये थानेदार से कहता है कि भाई इसका चमड़ा जो है, इसका स्किन और इसकी फ्लैश, इसका गोश्त मेरा किस काम का, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बल्कि द फैक्ट दैट हैज़ रिलेवेंस फॉर मी इज़ इन विच डायरेक्शन डिड द हेड ऑफ द कॉर्पस लाई। और थानेदार इसे कहता है कि सच तो यही है कि यही मेरे लिए रिलेवेंस है कि मुझे इसके सर के साथ डीलिंग है, न कि इसकी बॉडी और न कि इसके चमड़े स्किन के साथ। आप देखो कि इसका, इस कॉर्पस का, इस लाश का सर जो है किस साइड में है। ही रिपीटेड एम्पैथिकली दैट इज़ द रियल इशू। और ये डाइस ठोक ठोक के ज़ोर ज़ोर से इसे बोल रहा है कि यही असली मुद्दा है, यही रियल इशू है। आई थॉट टू माई सेल्फ हाउ ट्रू, विदाउट द स्कल एंड द ब्रेन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ वर्थलेस। और उसके बाद नरेटर कहता है कि मैं अपने साथ ही सोच रहा था कि कितना सच है कि एक इंसान ब्रेन्स, दिमाग और स्कल, खोपड़ी के बगैर कितना वर्थलेस है, मतलब कि उसकी कोई कीमत नहीं है।
all flurry shoes from the head. Collecting myself, I broke the silence and for no special reason asked, "You really did not know in which direction the head lay?" और नैरेटर कहता है कि मैं अपने साथ ही ये भी सोच रहा था कि ये सारे मसलो मसाइल जो हैं हेड के रिलेटेड हैं, सर से जुड़े हुए हैं, और मैं कलेक्टिंग माई सेल्फ, खुद को थोड़ा सा होश में लाने के बाद, आई ब्रोक द साइलेंस एंड फॉर नो स्पेशल रीज़न आस्क्ड, कहता है कि मैंने खामोशी जो इख्तियार की हुई थी, अब मैंने इसे कहा। और ये भी कहता है कि मेरे ये कहने का कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, और कहता है मैंने कहा कि क्या सच्ची में आप ये नहीं जानते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस तरफ, किस सिमत में या किस दिशा में इसका सर पड़ा हुआ था। ये थानेदार से नैरेटर कहता है। आई नो एवरीथिंग, ही सेड विद क्लेंच्ड टीथ। और उसके बाद थानेदार से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। ये इसे गुस्से में कह रहा है। क्लेंच्ड टीथ का मतलब दांत चबाते हुए, ये मतलब ज़ोर ज़ोर से इसे कह रहा है, गुस्सा जाहिर हो रहा है इससे। डू दे थिंक दे विल गेट अवे विद देयर ट्रिक्स एंड विन द गेम? तो थानेदार से कहता है क्या आपको लगता है, क्या वो सोचते हैं कि वो इस बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे अपनी चालें चलकर? क्या वो इस गेम को जीत लेंगे? आई एम एन ओल्ड हैंड एट दिस, नॉट सम नोवाइस। यहाँ पे कहता है कि एन ओल्ड हैंड मतलब मुझे महारत है, मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, मैं बड़े अरसे से इस काम को कर रहा हूँ। नॉट सम नोवाइस, मैं कल का बच्चा नहीं हूँ, या मैंने कल ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया है। आई हैव नॉट कम आउट ऑफ कॉलेज यस्टरडे, पास्ड अ फ्यू बक्स हियर एंड देयर एंड बिकम ए थानेदार। और उसे कहता है कि मैं कल ही कॉलेज से निकल कर यहाँ थानेदार नहीं बना हूँ, या कुछ रिश्वत देकर, फ्यू बक्स, पास्ड अ फ्यू बक्स का मतलब है कुछ रिश्वत देकर मैं थानेदार नहीं बना हूँ। फॉर 30 years नाउ आई हैव बीन इन द पुलिस सर्विस, नो फूलिंग विद मी। ये से कह रहा है कि मैं 30 सालों से पुलिस सर्विस में हूँ, पुलिस का काम कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सब चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। आई कम्प्लीटली एग्रीड, दीज नोवेल्स वर लाइक माइट्स। और यहाँ पे नैरेटर कहता है कि मैं कम्प्लीटली एग्रीड हूँ कि ये नोवेल्स जो है माइट्स की तरह हैं। अब यहाँ पे माइट्स और नोवेल्स का इस्तेमाल किया गया है। नोवेल्स कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो किसी की ना सुनता हो, ठीक है, मतलब अपनी हठधर्मी करता हो, अपने ही रूल्स चलाता हो, चमचागिरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और ऊपर से ज़्यादा पता भी ना हो। और माइट्स कहते हैं ऐसे कीड़े जो पैरासाइट्स हो, ठीक है, जो दूसरों से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इसने कंपेयर करवाया है इन थानेदार्स को माइट्स के साथ, उन कीड़ों के साथ जो दूसरों का खून चूसते हैं। वंस दे होल्ड ऑन टू अप समथिंग दे वुड नॉट लेट गो। और जब एक बार वो किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये माइट्स, ये कीड़े, ये किसी को छोड़ते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जूं मान लीजिए, सर में किसी के सर में जूं होती है तो वो तब तक छोड़ती नहीं है जब तक उस जूं को बाहर ना निकाला जाए, जब तक जूं को ही ना मारा जाए, ठीक है, वो इंसान का खून चूसने पे लगी होती है। ऐसे ही ये नोवेल्स हैं, ऐसे ही ये थानेदार हैं। वन सच पर्सन वॉज एनफ, इमेजिन गेटिंग काट बिटवीन टू ऑफ देम। अब ये खुद से ही कहता है कि चलो एक इंसान तो एक तो ठीक था, लेकिन जब ख्याल करो जब एक इंसान दो ऐसे ही थानेदार के दरमियान फंस जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। गॉड फॉरबिड, इफ समथिंग लाइक दिस हैपन वन शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर वंस फर्नल। तो अब ये खुद से ही कहता है अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, तोबा तोबा। अगर ऐसा होता है, अगर कोई ऐसे दो थानेदार के दरमियान फंस जाता है तो उसको अपने फर्नल का, अपने जनाजे का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अ माइट इज़ अ माइट आफ्टर ऑल। और कहता है कि ये एक माइट जो है माइट ही रहेगा, जूं ही रहेगी, चाहे उसको कितना भी इंसान क्या कर ले, वो अपनी आदत छोड़ेगी नहीं। वो खून चूसना जानती है और वो वही काम करेगी। मतलब ये थानेदार को, ये उसके ऊपर एक स्टायरिकल, मैंने कहा ना आपको कि ये एक स्टायरिकल तरीके से लोगों को समझा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे चल रही है कश्मीर के अंदर। Once it fastens itself onto a limb, it would not let go how much ever you might try. और जब ये एक बार किसी लिम्ब के साथ, किसी बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, फास्टन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर ये नहीं जाते हैं। हाउ मच एवर यू माइट ट्राई, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। दिस वॉज ट्रू ऑफ द कॉर्प्स विच वॉज काट बिटवीन दीज टू सकर्स। कहते हैं कि यही मसला हुआ है इस कॉर्पस के साथ, इस बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ, जो फंस चुकी है इन दो सकर्स के दरमियान, इन दो खून चूसने वालों के दरमियान, मीन्स की दो थानेदार्स के दरमियान। तो टू सकर्स यहाँ पे दो थानेदार्स को कहा गया है। आई हैड हर्ड ऑफ थिंग्स इन पासिंग एंड डिड नॉट नो द होल ट्रूथ। और यहाँ पे नैरेटर कहता है कि मैंने चलते चलते, मैं जब गुजर रहा था कहीं से, तो मैंने कुछ बातें सुनी थी, लेकिन मैं सच्चाई को नहीं जानता, मैं होल ट्रूथ, पूरी सच्चाई को नहीं जानता हूँ।
I was therefore gathering information for my own sake. और फिर कहता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए ही, अपनी खातिर ही, अपने वास्ते ही गैदर कर रहा था, जमा कर रहा था या इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा था. I was no arbiter that I could settle an issue. और मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई आर्बिटर नहीं हूँ ताकि मैं कोई फैसला सुना सकूँ, मैं कोई मसले का हल निकाल सकूँ. Even if I thought of myself in these terms, the very existence of these two would have defeated me. और अब नरेटर कहता है कि अगर मैं अपने साथ सोच रहा है कि मैं अगर इन दोनों की जगह में से किसी एक की जगह पे होता तो जाहिर सी बात है कि मेरी डिफीट हुई होती, मेरी हार हो चुकी होती. क्योंकि ये दो थानेदार आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है. तो कहता है कि अगर मैं किसी थानेदार की प्लेस पे होता तो मेरी शिकस्त ज़रूर होती. टू गेट द बेटर ऑफ शैतान वन नीड्स टू बी स्मार्टर दैन हिम. तो कहता है कि अगर किसी को शैतान से भी बेहतर बनना है तो उसे इन थानेदारों से भी बेहतर बनना होगा, स्मार्ट बनना होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से ये शैतान के साथ कंपेयर करा रहा है इन दो थानेदार्स को. तो कहता है कि इन थानेदारों से भी बेहतर बनने के लिए शैतान से भी बेहतर बनना पड़ेगा. होपिंग दैट he would elaborate further, I addressed him again. You must have got the information late, otherwise the Thanedar of Kanpura would not have been able to beat you to it. तो अब नैरेटर कहता है कि मैंने इसे पूछने की फिर से कोशिश की कि शायद ये मुझे इलाबरेट कर दे, मुझे बता दे इस डेड बॉडी के बारे में, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे. और कहता है कि मैंने इसे कहा कि सर शायद आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिली है इस बॉडी के बारे में, अदरवाइज जो थानेदार ऑफ कामपोरा है वो आपको नहीं हरा सकता था, वो आपको बीट नहीं कर सकता था. ऐसा लगता है कि उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिली है और इसलिए आपके हाथ से ये केस निकलता जा रहा है. दिस फ्लैटर्ड हिम आई थिंक. ही इंक्लाइंड हिज नेक, स्माइल्ड अ लिटिल, हिज आईज स्पार्कलिंग विद अ स्टैनिक ग्लिंट. और नरेटर यहाँ पे कहता है कि जब मैंने उसे ये कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिली है, अदरवाइज थानेदार ऑफ कामपोरा आपको नहीं हरा सकता था, तो इससे थोड़ी सी उसे राहत मिली, थोड़ा सा उसे चैन मिला और उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊंची कर ली. इंक्लाइंड हिज नेक, स्माइल्ड अ लिटिल, और थोड़ा सा मुस्कुराया और उसकी आंखें चमक रही थी एक थोड़ी मसरत के साथ, खुशी के साथ. विल बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेबल अम्मा, डू यू नो हिम. तो कहता है कि अब ये कांस्टेबल इसे कहता है, ये थानेदार इसे कहता है कि ये उसी कांस्टेबल अम्मा की वजह से हो रहा है, क्या आप उसको जानते हो. यानी कि कामपोरा का जो कांस्टेबल है वो अम्मा है, ठीक है. तो ये थानेदार इसे कहता है कि आप उसे जानते हो. ही आस्क्ड, हिज ब्रोज क्रीज्ड. और जब ये इसे पूछता है तो ये थोड़ा सा सॉरोड, थोड़ा सा मिजरेबल, थोड़ा सा परेशान लग रहा है. ऑफ कोर्स सर, आई रिप्लाइड, दो आई डिड नॉट नो हिम. तो नरेटर कहता है कि हाँ मैंने उसे कहा, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल मैं उसे जानता हूँ, लेकिन कहता है कि मैंने उसे जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली उसे जानता ही नहीं था. लेकिन मैंने थानेदार से कहा कि मैं उसको जानता हूँ. द फूल स्टॉप्ड दैट मैन, ही बिगेन, डिड नॉट इन्फॉर्म मी इन माई ऑफिस, अदरवाइज आई वुड हैव फाउंड आउट एवरीथिंग. तो ये थानेदार से कहता है कि उस बेवकूफ़ ने उस शख्स को रोका था जो डेड बॉडी के पास था, या जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी है. आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जिस शख्स ने थानेदार को इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस शख्स को रोकना था या रोका हुआ था. तो इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिस तक उसने नहीं पहुँचाई, अदरवाइज मैंने इस केस का सोल्यूशन निकाल लिया होता, मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया होता. इवन देन आई हैव पुट माई पेपर्स इन ऑर्डर. और थानेदार कहता है कि मैंने अपने पेपर्स भी तरतीब में, ऑर्डर में रख लिए थे, मीन्स कि मैं अब इस केस को जल्दी सॉल्व करने वाला था. बट हु वाज दैट पर्सन, आई आस्क्ड, वांटिंग थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड. और अब ये नैरेटर से कहता है कि वो शख्स कौन था. कहता है कि मैंने पूछा कांस्टेबल से वो शख्स कौन था, मैं सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझना चाहता हूँ. हाउ डू आई नो, डैम कांस्टेबल अम्मा. तो ये थानेदार से कहता है कि मैं कैसे जानता हूँ उस पागल कांस्टेबल अम्मा को. दीज गुड फॉर नथिंग बगर्स, यानी कि वो ऐसे लोग जिनको भीख भी मांगना ना आता हो. कांट इवन बैक टू ईक आउट अ लिविंग, सो दे जॉइन द पुलिस फोर्स. उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भीख तक मांगनी नहीं आती, उन्हें रोज़ी रोटी कमाने के लिए भीख तक मांगनी नहीं आती, और वो आगे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए. सेंसलेस फूल. तो यहाँ पे ये ताना कस रहा है उस थानेदार के ऊपर, अम्मा थाना कांस्टेबल जो है, ठीक है. सेंसलेस फूल कह रहा है उसे. कांट कंप्रहेंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन,
After the man had left, he comes in and tells me, a horseman came in saying there's a dead body lying under a chinar tree at Poshmark. और ये कांस्टेबल इसे कहता है थानेदार कि ये सिचुएशन को समझकर काम ही नहीं कर पाते हैं, इन्हें टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए. आफ्टर द मैन हैड लेफ्ट ही कम्स इन एंड टेल्स मी, जब उसके पास से वो आदमी चला गया और वो फिर मेरे पास आता है और मुझे कहता है. किसके बारे में कह रहा है? ये कांस्टेबल अम्मा के बारे में कह रहा है कि कांस्टेबल अम्मा मेरे पास आता है और फिर मुझे कहता है, a horseman came in saying there is a dead body lying under a chinar tree at Poshmark, कि एक मेरे पास हॉर्समैन आया था, घुड़सवार आया था और वो मुझे एक डेड बॉडी के बारे में कह रहा था, जो डेड बॉडी चिनार ट्री के नीचे पड़ी हुई थी पोशमर्ग में. आप समझ रहे हैं यहाँ तक? वेरी गुड. नाउ लुक एट दैट. यू आस्क हाउ कम टू लेट हिम गो, हु वाज ही, वेयर डिड ही कम फ्रॉम. और अब ये थानेदार से कहता है कि अब देखो देखो उस गधे की तरफ कि वो उसने कैसे उस हॉर्समैन को जाने दिया, वहाँ से उसके पूछताछ करने के बगैर उसको छोड़ दिया, उसको इंट्रोगेशन करने के बगैर छोड़ दिया. वो कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में उसे तो जानना चाहिए था. सपोज ही वॉज ए मर्डरर, सपोज करो मान के चलो कि वही मर्डरर था, उसी ने कत्ल किया था. आंसर मी दैट, इसका जवाब दो मुझे. एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है. A थानेदार हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट सो मेनी थिंग्स. एम आई रॉन्ग? और ये वाला थानेदार कहता है इस शख्स को कि उस कांस्टेबल अम्मा को केयरफुल रहना चाहिए था, होशियार रहना चाहिए था. थानेदार है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. तो उसने कैसे उसको जाने दिया, कौन था वो, कौन शख्स कहाँ से आया था, उसको जानना था पहले. उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया. क्या मैं गलत हूँ? एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूँ? You are absolutely right, sir. And then a थानेदार of your repute is there a snag somewhere. और ये शख्स इसे कहता है कि सर आप सही हो, बिल्कुल सही हो, आप में कोई गलती नहीं है, आप इज्जतदार रेपुटेशन वाले थानेदार हो, आपकी इज्जत है, सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं. Is there a snag somewhere? और यही शख्स फिर इसे थानेदार से कहता है कि क्या कोई फिर से कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? A snag? और he opened his eyes in an owlish manner, removed his cap with his left hand and put it down. और ये थानेदार कहता है कि एस्नैग, प्रॉब्लम की बात कर रहे हो आप? He opened his, उसने अपनी आंखें खोल ली एक owlish manner, यानी कि उल्लू की तरह अपनी आंखें खोल रही, बड़ी बड़ी आंखें, अपनी कैप को उतारा बाएं हाथ से और उसको नीचे रख दिया. Raising his hand, he retorted, no snag, nothing of that sort. फिर उसके बाद ये अपना सर थोड़ा सा झुकाता है और कहता है, नो स्नैक, यार कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग ऑफ दैट, ऐसी कोई बात नहीं है. आई हैव प्लेड मनी सच गेम्स. तो थानेदार इसे कहता है कि इस नरेटर को कहता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी गेम्स खेली हैं, मैंने ऐसी बहुत सारी चालें चली हैं. आई विल मेक हिम फॉरगेट द थानेदारशिप ऑफ कामपुरा. मैं उसको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो थानेदारशिप ऑफ कामपुरा जो है वो भूल जाएगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि मैं थानेदार भी था कामपुरा का. मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा. द पेपर्स विल डू द टॉकिंग. तो जो मेरे पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बात करेंगे, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा. ही गुफाउड. आई टू वांटेड टू laugh but stopped, saying to myself, he has a reason to laugh, why should you laugh? और उसके बाद ये थानेदार जोर जोर से हंस रहा है. गुफाउड का मतलब होता है कह के लगा के हंसना, जोर जोर से हंसना. और नैरेटर कहता है कि मैं भी हंसना चाहता था लेकिन मैंने रोक लिया खुद को. सेइंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से ही कह रहा हूँ कि इसके पास एक रीज़न है हंसने का, मैं क्यों हंसूँ. ठीक है. ही पिक्ड अप सम कैंडी फ्रॉम अ प्लेट ऑन द टेबल एंड पुट इट इन हिज माउथ. ऑफरिंग द प्लेट टू मी ही सेड, हियर हैव सम, इट्स रादर नाइस. और कहता है नैरेटर कि उसने फिर कुछ कैंडीज़, कुछ मिठाइयाँ उठाई प्लेट से जो रखा हुआ था टेबल के ऊपर, और अपने मुंह में डाल ली. ऑफरिंग द प्लेट टू मी ही सेड, और मेरी तरफ ये प्लेट करता है, मुझे ऑफर करता है और कहता है कि हियर हैव सम, उठा लो आप भी कुछ खा लो, इट इज़ रादर नाइस, ये अच्छी मिठाइयाँ हैं, खा लो आप भी कुछ. तो ये नैरेटर कह रहा है कि वो मुझे मिठाइयाँ ऑफर कर रहा था और खुद को भी खाई. आई पिक्ड अप हैंडफुल एंड फाउंड इट स्वीट. कहता है कि मैंने एक हैंडफुल, एक मुट्ठी उठाई इन स्वीट्स की और मैंने खाई तो ये मीठी थी, स्वीट थी. आई सेड टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से ही कह रहा था, द शुगरी थिंग must have sweetened him up, so I would better best him a little more. ये नैरेटर कहता है मैं अपने आप से ही बात कर रहा था, सोच रहा था कि ये मीठी चीज़ें जो हैं, शुगरी थिंग जो है, ये मिठाइयाँ जो हैं, ये इसको स्वीटन अप करेंगी, थोड़ा सा, थोड़ी सी मिठास लाएंगी इसके अंदर,
ये जो गुस्सा कर रहा है ये अब अच्छे से बात करेगा, सो आई वुड बेटर पेस्टर हिम अ लिटिल मोर, और मैं इसको फिर और थोड़ा सा तंग कर सकता हूँ। लुक सर, आई बिगेन, द थानेदार ऑफ कामपुरा वुड नॉट सिट आइडल, ही टू मस्ट हैव समथिंग अप हिज स्लीव। और नरेटर इस थानेदार से कहता है कि देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि जो थानेदार ऑफ कामपुरा है वो आइडल बैठेगा, वो खामोश बैठेगा, शांत बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। ही टू मस्ट हैव समथिंग अप हिज स्लीव, वो भी कुछ ना कुछ करेगा, उसका भी कोई पावर होगा, ठीक है। लेट हिम थिंक, हिज ब्रेन्स विल टायर सून, व्हेन हैज ही बीन एबल टू थिंक, लिटिल चांस दैट ही विल मैनेज इट नाउ। और अब ये थानेदार इसे कहता है कि लेट हिम थिंक, चलो उसे सोचने दो, जो भी उसे करना है करने दो। हिज ब्रेन्स विल टायर सून, उसका दिमाग जब थक जाएगा, वो जब काम कर करके सोच के थक जाएगा। व्हेन हैज ही बीन एबल टू थिंक, लिटिल चांस दैट ही विल मैनेज इट नाउ, तो जब उसे अगर उसे कुछ करना ही है, कुछ सोचना ही है, तो उसे एक छोटा सा चांस मिल रहा है अभी कुछ करने का। अगर उसने अभी कुछ ना किया तो फिर वो बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर मैं उसे अपना पावर दिखाता हूं। यानी कि ये थानेदार उस थानेदार के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, ही पुट द कैप बैक ऑन हिज हेड, yawning he remarked, whatever trouble he said he had to create he has already done, so nothing remains to be done, I am keeping watch। और ये आप खुद को स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि ऐसे जब बहुत लंबे अरसे तक बात कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो थक जाता है इंसान, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। ये स्ट्रेच कर रहा होता है और अपनी कैप को वापस अपने सर पे रख रहा है। यावनिंग, अब ये अंगड़ाइयाँ ले रहा है, जमाइयाँ ले रहा है और कह रहा है whatever trouble he had to create, जो भी उसे मुश्किलात खड़ी करनी थी, he already had done so, उसने वो कर दी है या कर रखी होंगी मेरे खिलाफ। nothing remains to be done, कुछ भी अब करने को नहीं रहा। I am keeping watch, मैं देख रहा हूँ उसे, मैं अब उसको सबक सिखाता हूँ। what kind of trouble he has created, I asked, acting the fool। तो नरेटर कहता है कि मैंने उसे पूछा कि कौन सी ट्रबल्स, कौन सी मुश्किलात उसने क्रिएट की होंगी, तो कहता है कि मैंने एक्ट लाइक फूल किया, ठीक है, मतलब मैंने एक बेवकूफ़ की तरह एक्ट किया और मैंने उसे पूछा। यस आई विल टेल यू, और ये से थानेदार से कहता है हाँ हाँ मैं आपको कहूँगा। ही रिप्लाइड शेकिंग हिज हेड इन अ मैनर विच इम्प्लाइड दैट ही वांटेड टू ले बेयर एवरीथिंग। और थानेदार उस तरह से अपना सर हिलाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को जानता है और सारी चीज़ों का ये पर्दाफाश करने वाला है। As soon as I heard that there is a dead body lying under a chinar tree at Poshmark, I set out immediately with my men। और ये इसे कहता है, थानेदार इसे कहता है कि जैसे ही मैंने डेड बॉडी के बारे में सुना कि ये चिनार ट्री के नीचे पोशमर्ग में पड़ी हुई है, तो मैं जल्दी ही निकल गया अपने आदमियों को लेकर, अपनी बाकी फोर्स को लेकर मैं जल्दी ही रवाना हो गया। इट टुक अस सम टाइम टू रीच द स्पॉट, और हमें थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ पे स्पॉट तक पहुँचने के लिए। आवर थाना इज़ नॉट द शैक ऑफ कामपोरा यू नो। तो थानेदार नरेटर को कहता है कि आपको तो पता ही है, आप जानते ही हो कि हमारा थाना जो है ये कामपोरा की तरह छोटा सा थाना नहीं है। ए लार्ज एरिया कम्स अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। और थानेदार इसे कहता है कि हमारे थाने के ज्यूरिसडिक्शन में बहुत सारा एरिया आता है। When we reached the spot, I saw that he had already arrived with a few constables। और ये से कहता है कि जब हम स्पॉट पे पहुँचे, उस डेड बॉडी के पास पहुँचे, तो मैंने देखा कि उस डेड बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ कांस्टेबल्स मौजूद थे। मतलब अम्मा कांस्टेबल जो था वो अपने बाकी कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पे आ चुका था। The dead body was under the chinar tree, but I quickly discerned that he was up to some mischief। तो ये कहता है, थानेदार कहता है, इसको ये नरेटर को कहानी सुना रहा है कि चिनार ट्री के नीचे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी उसको डिस्क्रीन किया, मैंने जांच पड़ताल की उसकी, और मैंने ये देखा कि उसके साथ कोई छेड़खानी की गई थी। नो फूलिंग मी द ऑडेस्टी ऑफ थिंकिंग दैट आई वुड बी टेकन इन। और ये थानेदार इसे कहता है कि वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मेरी जो ऑडेस्टी है, मेरा जो पावर है सोचने का, थिंकिंग का, या हम कह सकते हैं ऑडेस्टी का मतलब होता है जुर्रत, ठीक है, वो कहीं गुना बेहतर है इस थानेदार से, थानेदार कांस्टेबल अम्मा से। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है या कहीं पे आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी
थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।